अस्सलाम वालेकुम। लास्ट पार्ट रह गया हेमरेज एंड कंट्रोल का। तो इसमें यह है कि शॉक मॉनिटरिंग हमने किस तरह से करनी है। 35 ईयर्स ओल्ड पर्सन इज़ ब्रॉट टू इमरजेंसी और उसको हिस्ट्री है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की। एग्जामिनेशन किया तो वो शॉक में था, आप उसको पेशेंट को मॉनिटर कैसे करोगे। इसी तरह 21 ईयर्स ओल्ड बॉय जो है वो एमरजेंसी में आपके पास आया है और उसको स्टैब इंजरी है राइट साइड पे। उसकी जो पल्स है वो 120 है, बीपी उसका 90/60 है, पैलर पॉजिटिव है। आईवी लाइन्स हमने पास की हैं, आईवी के स्लॉइड्स जो है उसको दिए हैं। आधे घंटे बाद उसकी पल्स जो है वो 96 हो गई है, जो कि पहले जो थी वो 120 थी, ठीक है। और बीपी उसका 105 हो गया, जो कि पहले जो था वो 90 था। तो आपने बताना है व्हाट इज़ डायनामिक फ्लूइड रिस्पांस एंड इंटरप्रिटेशन, हाउ विल यू मॉनिटर द पेशेंट इन शॉक फॉर ऑर्गन सिस्टम परफ्यूजन। 4 पॉइंट्स आपने बता देने हैं। ये आपका टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। सो मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट विद शॉक, इसका आपने ये यूक्यू अटैम्प्ट करना है जब भी आपसे पूछा जाए कि हाउ विल यू मॉनिटर अ पेशेंट विद शॉक, ठीक है। तो सोचने वाली बात है कि सबसे पहले मिनिमम मॉनिटरिंग आप जो करते हो, एग्रेसिव मॉनिटरिंग करते हो और टिश्यू परफ्यूजन वाली मॉनिटरिंग करते हो। 3 तरह की मॉनिटरिंग होती है। मिनिमम में आप क्या चेक करोगे, वो चीज़ें जो आपके सामने है, उसमें आपको इन्वेजन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, हार्ट रेट आप ले लोगे। हार्ट रेट कैसे लोगे, उसका पल्स ले लोगे पेशेंट की। ऑक्सीजन लेवल उसका चेक कर लोगे ऑक्सीमीटर के थ्रू। उसके बाद आप जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन बाय सैचुरेशन प्रोब। उसके बाद नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर जो आप कफ के थ्रू करते हो। और इसके अलावा ओवरली यूरिन आउटपुट, वो जो आपने यूरिनरी कैथेटर बैग लगाया होगा उसके अंदर देख लोगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट की क्या सिचुएशन चल रही है। तो आपने क्या दिया, आपने हार्ट रेट लिया, आपने उसकी जो है वो ब्लड प्रेशर नॉन इन्वेसिव लिया, आपने उसका यूरिन आउटपुट देख लिया, आपने उसका जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन देख ली, ठीक है। अग्रेसिव मॉनिटरिंग आप कैसे करोगे, हर चीज़ एग्रेसिव है, मतलब कि पहले आपने ब्लड प्रेशर जो है वो नॉन इन्वेसिव लिया था, इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करोगे, उसमें आप आर्टीरियल लाइन के थ्रू ब्लड प्रेशर लेते हो, ठीक है। सेंट्रल वीनस प्रेशर वो बहुत ज़्यादा इन्वेसिव चीज़ होती है कि आपने सेंट्रल वेन जो ये होती है सुपीरियर वेना कैवा के अंदर जा रही होती है गर्दन वाली, उसमें से प्रेशर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद कार्डिक आउटपुट भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप बाहर से ले लोगे, उसमें भी इन्वेजन करनी पड़ती है। तो ये सारी एग्रेसिव मॉनिटरिंग है जिसमें आप सेंट्रल वीनस प्रेशर सीवीपी लाइन के थ्रू और इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड कार्डिक आउटपुट लेते हो। उसके बाद आप मॉनिटरिंग करते हो टिश्यू परफ्यूजन की। टिश्यू परफ्यूजन की मॉनिटरिंग कैसे करोगे कि टिश्यू के लेवल पे क्या हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। आप पीएच लोगे, आप लैक्टेट लेवल चेक करवाओगे, आप बेस डेफिसिट करोगे और मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जब भी वो यूक्यू आएगा तो आपने ये लिखते नहीं है। एंड पॉइंट्स ऑफ रिससिटेशन, अब यहाँ तक का जो टॉपिक था ना वो थोड़ा था कि जिसमें ना आपका यूक्यूज़ आए हुए हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आपके एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए, और इसमें उन्होंने ना बताया हुआ है आपको कि बारी बारी के लैक्टेट आपने जो करना है वो क्या करेंगे, बेस डेफिसिट, वो सारा कुछ। तो इसको मैं जस्ट ना गो थ्रू करूँगी, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ रिससिटेशन कहते हैं कि जब पेशेंट्स जो हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है उसकी हालत ठीक हो गई है, वो जो हमने रिससिटेशन की है वो कामयाब हो गई है, ठीक है। तो उससे हमें तब पता चलेगा जब उसकी पल्स नॉर्मल हो जाएगी, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हार्ट रेट नॉर्मल है, यूरिन आउटपुट नॉर्मल है, फिर भी 80 to 90% जो पेशेंट्स होते हैं उनकी इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन रहती है। कैसे कि उनका लैक्टेट इंक्रीज रहता है, उनकी वीनस सैचुरेशन इंक्रीज आती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मिनिमम मॉनिटरिंग से या एग्रेसिव मॉनिटरिंग से आपको जो है वो नहीं पता चलता कि पेशेंट ठीक हुआ है, रिससिटेट हो गया या नहीं। आपको जो है वो टिश्यू परफ्यूजन की लेवल की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। इस वजह से ऊपर जो 4 पॉइंट्स हैं उनको हमने देखना होता है, लैक्टेट लेवल और मिक्स्ड वेनस सैचुरेशन, पीएच और बेस डेफिसिट, ठीक है। विच इज़ कॉल्ड परसिस्टेंट ऑकल्ट हाइपोपरफ्यूजन के देखें सुपरफिशली तो सारा कुछ ठीक है, ब्लड जो हार्ट ठीक है, लंग्स ठीक हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन टिश्यू लेवल पे अभी भी इंजरी चल रही है। क्योंकि शॉक के पेशेंट में क्या होता है, सेल के लेवल पे भी इंजरी चल रही होती है, ऑर्गन लेवल पे भी हो रही होती है। तो हमने जो है वो उस जो परसिस्टेंट अभी प्रॉब्लम चल रही है उस सेल के लेवल पे उसको भी देखना है कि वो तो ख़त्म हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो अगर वो 12 घंटे से ज़्यादा तक परसिस्ट करता है, इसका मतलब कि पेशेंट को मोर्टेलिटी का रिस्क भी ज़्यादा है और इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेशेंट जिसको लिमिटेड ड्यूरेशन थी हाइपोटेंशन की, ठीक है। अब एंड पॉइंट्स ऑफ रिससिटेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो हमने ऊपर पढ़ी है ना, यही हैं। वाइटल्स हैं जिसमें हमारा बीपी है, हमारी पल्स है, हमारा ब्लड जो है बीपी पल्स है, और फिर इसके अलावा जो है हार्ट रेट हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। उसके अलावा यूरिन आउटपुट हो गया, लैक्टेट लेवल हो गया, बेस डेफिसिट हो गया, कार्डिक आउटपुट हो गया, गैस्ट्रिक टोनोमेट्री हो गया और एटीपी हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले लैक्टेट है। लैक्टेट जो है ये आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद जो प्रोड्यूस होता है। अगर हमें पता चल जाएगा किसी पेशेंट का जो है वो सीरम लैक्टेट एलिवेटेड है, ठीक है,
इसका मतलब वो किस में है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में, उसको ऑक्सीजन की कमी है जिसकी वजह से वो एरोबिक पाथवे को फॉलो नहीं कर रहा, एनारोबिक पाथवे को फॉलो कर रहा है और अभी भी शॉक की कंडीशन पेशेंट के अंदर टिश्यू के लेवल पे है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ सेवेरिटी ऑफ शॉक जो है ये हमें बताता है। ठीक है, हाईएस्ट लैक्टेट लेवल एंड टाइम इंटरवल टू नॉर्मलाइज सीरम लेवल इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स फॉर सर्वाइवल। तो लैक्टेट लेवल जो है ना वो आपने चेक करना है। फिर बेस डेफिसिट होता है कि अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट जो है रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एसिडोसिस। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, जो नॉर्मल बाइकार्बोनेट है उसमें हमने मयर्ड बाइकार्बोनेट को माइनस करना है, मतलब पेशेंट का जो बाइकार्बोनेट लेवल हमें मिला है और जो नॉर्मल बाइकार्बोनेट है, ठीक है, उनको माइनस करना है। पेशेंट के वेट के साथ और 0.2 के साथ हमें बेस डेफिसिट पता चल जाएगा कि इतनी बाइकार्बोनेट, समझ आ रही है ना, इतनी बाइकार्बोनेट हम पेशेंट को देंगे तो उसकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन ठीक होगी। ठीक है, तो वो बेस डेफिसिट होता है। ठीक है, इसको मॉडल कह सकते हैं, मॉडरेट या सीवियर। फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट का बेस डेफिसिट कैलकुलेट किया और वो हमारा आ गया 3 to 5, तो दैट इज़ माइल्ड। ठीक है, अगर 6 to 14 है तो मॉडरेट है, अगर 15 तक है तो सीवियर है। इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट देना पड़ेगा। तो अगर ट्रॉमा पेशेंट्स के अंदर 15 से ज़्यादा जो है ना वो आ जाता है तो रिक्वायर्ड ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन्फ्यूजन। ठीक है, मतलब उनको जो है ना ज़्यादा फ्लूइड की और ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन की जो है ना ज़रूरत पड़ेगी उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर बेस डेफिसिट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन फेलियर इंक्रीज विद ग्रेटर बेस डेफिसिट। अच्छा, मतलब समझ आ रही है ना आपको कि हमने एंड पॉइंट्स इन रिससिटेशन में दरअसल वो कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि हम पेशेंट के वाइटल्स चेक कर रहे हैं, हम पेशेंट की आउटपुट चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम पेशेंट का जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं सामने से, लेकिन ना फिर भी टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे प्रॉब्लम चल रही है। तो सेल लेवल पे हमें जो है ना वो पता लगाना होता है, क्योंकि अगर सेल लेवल पे प्रॉब्लम चलती रहेगी तो पेशेंट डिटीरिएट करेगा, उसकी हालत, उसकी मरने की पावर भी ज़्यादा है, उसके इन्फेक्शन होने के भी चांसेस ज़्यादा है। इस वजह से हम पेशेंट के लैक्टेट लेवल्स को चेक करते हैं कि कहीं एनारोबिक मेटाबॉलिज्म तो नहीं चल रही है। अभी तक हमने सारा कुछ ठीक कर लिया सुपरफिशियली और अंदर प्रॉब्लम चल रही है। इसी तरह बेस डेफिसिट कैलकुलेट कर लेना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में जो गया हुआ है, हमें पेशेंट को कितना बाइकार्बोनेट देंगे तो उसकी हालत ठीक होगी। तो बेस डेफिसिट कैलकुलेट करें, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया कि जो पेशेंट का बाइकार्बोनेट लेवल आएगा उसमें से नॉर्मल को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट के साथ, तो 0.2 के साथ तो बेस डेफिसिट आएगा। अगर 15 से ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, हमें जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें चीज़ है। और जितना ज़्यादा बेस डेफिसिट आएगा इसका मतलब पेशेंट को फ्लूइड की भी ज़्यादा ज़रूरत है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन फेलियर भी ज़्यादा है। उसको कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी ठीक करो ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके। समझ आई। परमिसिव हाइपोटेंशन जो है ये हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आपको आनी चाहिए। कि हमारे पेशेंट था, उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ था, हमने कहा रहने दो इसको, हाइपोटेंशन की कंडीशन में ही रहने दो। क्यों? क्योंकि पेशेंट के अंदर से निकल रहा था, मैं यहाँ से अभी देख के नहीं बता रही, आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। एक पेशेंट है, उसका ब्लड लीक होता जा रहा है, लीक होता जा रहा है, उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता जा रहा है, करता जा रहा है। अगर हम उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे तो वो जो उसका ब्लड लीक कर रहा है वो फर्दर लीक करेगा। ठीक है, तो इस वजह से उस फर्दर लीक को कम करने के लिए हम पेशेंट को ब्लड प्रेशर लो ही रखते हैं। हम कहते हैं अच्छा पेशेंट ब्लड प्रेशर लो में है तो रहने दो, तो इसी बहाने जो है हमारा ब्लड ब्लड लीक तो कम होगा। समझ आ रही है ना। इट इज़ नाउन एज परमिसिव हाइपोटेंशन, हाइपोटेंसिव रिससिटेशन कहते हैं कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस दैन 80 है ट्रॉमा सेटिंग में, कैन बी डिफाइंड एज deliberately allowing the blood pressure to remain below normal until an active bleeding has been controlled। हम कहते हैं कि ब्लीडिंग जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ब्लड प्रेशर को कम ही रहने दो, ब्लीडिंग को कम करो। ब्लीडिंग कम होगी अल्टीमेटली वो ही ठीक होगा और हमारे भी ठीक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है कि कहते हैं अर्ली एग्रेसिव फ्लूइड रिससिटेशन कैन कॉज severe hemodilution, clot dislocation and decrease in platelet and coagulating factor resulting in increase in blood loss। Permissive hypertension may decrease the clot disruption from increased hydrostatic pressure। So, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि परमिसिव हाइपोटेंशन क्या होता है। ठीक है, मॉडरेट हाइपोटेंशन क्या है कि आर्टरियल प्रेशर 40 to 50 है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम है। ठीक है, फॉर लेस दैन 30 मिनट्स कैन बी टॉलरेटेड बाय ट्रॉमा पेशेंट विदाउट प्रोग्रेशन टू एंड ऑर्गन फेलियर। ठीक है, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप तो कहते हैं ब्लीडिंग हो रही है, हम ब्लड प्रेशर को जो है ना कम ही रखते हैं और ताकि ब्लीडिंग जो है वो पहले उसको कंट्रोल किया जाए फिर हम ब्लड प्रेशर को ठीक करें। ठीक है, आप कहते हो, लेकिन अगर हम ये उसको परमिसिव हाइपोटेंशन की स्टेट में रखें, उसका ब्लड प्रेशर लो रखें, तो ये ना हो पेशेंट ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से मर जाए। वो कहते हैं नहीं, अगर पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है ना वो 80 से कम है, ठीक है, और आर्टीरियल प्रेशर 40 to 50 है और 30 मिनट आधे घंटे के अंदर अगर उसका इतना रहता भी है ना फिर भी पेशेंट ज़िंदा रह सकता है। ठीक है,
तो एंड ऑर्गन फेलियर के प्रोग्रेस होने के बावजूद मतलब उसके बगैर बंदा ज़िंदा रह सकता है। बंदा 30 मिनट के अंदर अगर इतने ब्लड प्रेशर के साथ रहे तो वो ज़िंदा रह सकता है, मसले की बात नहीं है। आप इसको परमिसिव हाइपोटेंशन में रख सकते हो, ठीक है। लेकिन वो पेशेंट जिनको ब्रेन की इंजरी है उनके अंदर आपने कभी नहीं सोचना कि उनको परमिसिव हाइपोटेंशन में रखो। क्यों? क्योंकि ब्रेन को तो वो ब्लड की बहुत ज़रूरत है। अगर ब्रेन इंजर्ड है, अगर उसको हाइपोटेंशन में हमने रखा तो पेशेंट का ब्रेन गया, बंदा गया। तो ब्रेन इंजरी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये अप्रोच, वैसे हम रख सकते हैं। समझ आई? ठीक है। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जब हमने ब्लीडिंग कंट्रोल कर लिया उसके बाद बेशक आप जो है वो उसकी रिससिटेशन करो, उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करो। लेकिन अगर पेशेंट की एक्टिव ब्लीडिंग चल रही है उस दौरान आप ब्लड प्रेशर को ड्रॉप रखो। 30 मिनट के अंदर अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर ब्लीडिंग सोर्स को रूल आउट करो, उसको ट्रीट करो, फिर आप बेशक उसके ब्लड प्रेशर को ठीक करो, रिससिटेट करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ब्रेन इंजरी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आई होप आपको उसके कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी, परमिसिव हाइपोटेंशन और हाइपोटेंसिव रिससिटेशन। ठीक है। अब आता है डैमेज कंट्रोल सर्वे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपको आना चाहिए, ये भी यूक्यू बन सकता है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ डैमेज कंट्रोल सर्जरी। ठीक है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, और जी उसके ना एब्डोमेन के अंदर कोई बहुत खतरे वाली चीज़ है। अगर हमने उस पेशेंट का एब्डोमेन अभी ना खोला, रिससिटेशन अब बेशक करते जाओ, ठीक है, उसके एब्डोमेन को अगर हमने ना खोला, रिससिटेशन करते गए, पेशेंट गया, ठीक है। लेकिन अगर वही पेशेंट है, उसका हमने एब्डोमेन खोला, उस जो मसले की बात थी उसको ठीक किया और फिर रिससिटेशन की, तो पेशेंट ठीक रह सकता है। बाद में बेशक उस एब्डोमेन को डेफिनेटली रिपेयर करो। तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि एब्डोमेन को खोलते हैं, उस मसले को ठीक करते हैं और विदाउट अप्लाइंग द स्टिचेस पेट को ऊपर से थोड़ा सा बंद कर देते हैं, उसको रिससिटेट करते हैं, फिर उसको खोल के दोबारा से फिर सर्जरी करते हैं डेफिनेटिव वाली, कि उस मसले को बाद में ख़त्म करो, मतलब बिल्कुल ख़त्म ना करो, लेकिन जो शुरू वाली प्रॉब्लम ना उसको एटलीस्ट ठीक कर दो। ठीक है। तो ये डैमेज कंट्रोल सर्जरी होती है। Series of operation performed to definitely repair the injuries of abdomen or the parts of the body in accordance with patient ability to tolerate the physiological consequences of injury and repair. Damage control surgery is actually life saving, ठीक है, followed by resuscitation and then definitive repair। समझ आई? सबसे पहले हमने की डैमेज कंट्रोल सर्जरी विच इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर, फिर हमने की रिससिटेशन, फिर हमने की डेफिनेटिव रिपेयर। ये 3 चीज़ें हैं, डैमेज कंट्रोल सर्जरी, रिससिटेशन, डेफिनेटिव रिपेयर। ये हमारा जो है सीक्वेंस है, ये आपने याद रख लेना। इसके लिए पार्ट 1 क्या है? सबसे पहले आपने इनिशियल लेप्रोटमी की, उसमें आपने जो भी ब्लीडिंग थी ऑन गोइंग चल रही थी एब्डोमेन के अंदर, कंटामिनेशन थी, उसको सफाई की। पार्ट 2 क्या है? रिससिटेशन। ठीक है। इसमें आपने क्या किया कि ऊपर सिर्फ एब्डोमेन को ऊपर स्टिचेस लगा दिया, आपने कोई उसकी प्रॉपर स्टिचिंग नहीं की, बस ऐसे कि एब्डोमेन को थोड़ी देर बंद करो, उसको रिससिटेट करो, आईसीयू में जाके पेशेंट ठीक हो जाए तो पार्ट 3 में चले जाओ, जिसमें सबसिक्वेंट लेप्रोटमी करो, डेफिनेटिव रिपेयर करो। पेशेंट जो है वो जब ठीक हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा 24 to 48 आवर्स में, फिर उसको जी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ, फिर उसकी पक्की वाली सर्जरी करो, डेफिनेटिव रिपेयर करो। तो इसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल सर्जरी। ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियल लेप्रोटमी, सब्सिक्वेंट लेप्रोटमी, इनिशियल लेप्रोटमी, रिससिटेशन, और जो है ना सब्सिक्वेंट लेप्रोटमी, डेफिनेटिव रिपेयर। ठीक है। उसके बाद आता है डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन। इसमें ना 4 स्ट्रेटजीज़ होती हैं हमारी, जो है ना ऑफ द डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा पेशेंट्स। वो कहते हैं एंटीसिपेट एंड ट्रीट एक्यूट ट्रॉमेटिक कोअगुलोपैथी। ठीक है। एक्यूट ट्रॉमा हुआ, सबसे पहले आपने कोअगुलोपैथी को ट्रीट किया, फिर आपने परमिसिव हाइपोटेंशन में रखा, यहाँ तक कि आप हेमरेज कंट्रोल कर लो। आपने क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स को नहीं दिया ताकि डिल्यूशनल हाइपोकोअगुलोपैथी ना हो। फिर आपने डैमेज कंट्रोल सर्जरी की टू कंट्रोल हेमरेज एंड प्रिजर्व फिजियोलॉजी। इसको ये जो स्टेप्स होते हैं ना हमारे 4 स्ट्रैटेजीज़, इनसे हम जो है मैनेज करते हैं ट्रॉमा पेशेंट्स विद एक्टिव हेमरेज।
ठीक है। इसमें दरअसल स्टेट ये होती है कि एक ना आप समझ लें कि एक स्टेट चल रही है बॉडी की, जिसमें उसका ना रिज़र्व जो है ये है, इस पॉइंट पे है बॉडी, ठीक है, इस पॉइंट पे चल रही है बॉडी। इसके बाद जो है ना पेशेंट इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ चला जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम है, इस थोड़े से टाइम में जब इरिवर्सिबल चेंज में वो जाने लगी है बॉडी, और उससे पहले आपका रिज़र्व जो है बहुत कम रह गया, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल रिज़र्व है, इस दौरान ये जो छोटा सा पीरियड है जो कि आपका थोड़ी सी देर का होता है, इस दौरान अगर आप रिससिटेशन इसके इन स्टेप्स के मुताबिक पेशेंट के करोगे तो पेशेंट ज़िंदा रहेगा, वो इरिवर्सिबल की स्टेट की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमने ना किया तो फिर पेशेंट जो है ना इरिवर्सिबिलिटी की तरफ जाएगा और उसका सारा रिज़र्व ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले आपने एक्यूट ट्रॉमेटिक कोगुलोपैथी को ट्रीट किया, उसके बाद परमिसिव हाइपोटेंशन में रखा, हेमरेज कंट्रोल किया, कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड्स आपने नहीं दिए टू अवॉइड द डेल्यूशनल कोगुलोपैथी, और फिर डैमेज कंट्रोल सर्जरी की। ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेथ, लीथल ट्रायड जो है वो हमारा होता है ये ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं डेल्यूशनल कोगुलोपैथी, आगे आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, कहते हैं कि ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेथ है, लीथल ट्रायड है कि हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस एंड कोगुलोपैथी। एक ट्रॉमा पेशेंट है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होगी। टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होगी तो पेशेंट किस में जाएगा, हाइपोथर्मिया में। टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो टिश्यूज़ किस में जाएंगे, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में जाएंगे तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो एसिडोसिस होगी। जब हाइपोथर्मिया और एसिडोसिस जो हैं वो होंगे बॉडी में, तो कोगुलेशन का प्रोसेस नहीं चलेगा। अगर हम इस दौरान जब कोगुलेशन नहीं चल रही पेशेंट को दे देते हैं क्रिस्टलॉइड्स, वो फर्दर क्या करेंगे, कोगुलेशन फैक्टर्स को आने नहीं देंगे वहाँ पे, क्योंकि इतने ज़्यादा क्रिस्टलॉइड्स हैं, जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है ब्लड का, ब्लड वेसल का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स की डाइल्यूशन हो जाएगी। इसको कहते हैं डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट रिससिटेशन से। ठीक है, समझ आ रही है ना, पेशेंट क्यों हाइपोथर्मिया में जा रहा है, क्यों एसिडोसिस में जा रहा है, क्यों कोगुलोपैथी में जा रहा है। ठीक है, कि उसकी ब्लड लॉस की वजह से टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, वो हाइपोपरफ्यूजन में जा रहा है, हाइपोथर्मिया में जा रहा है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रही है जिसकी वजह से एसिडोसिस हो रही है, एसिडोसिस हाइपोथर्मिया मिलके कोगुलोपैथी करवा रहे हैं। इस दौरान अगर हम क्रिस्टलॉइड्स दे देते हैं वो फर्दर डेल्यूशनल करवाएंगे, डेल्यूशनल कोगुलोपैथी करवाएंगे। इस वजह से हम पेशेंट की सबसे पहले वो जो कोगुलोपैथी होती है उसको ट्रीट करते हैं, फिर उसको परमिसिव हाइपोटेंशन में रखते हैं ताकि हेमरेज कंट्रोल किया जा सके। फिर पेशेंट्स की जो क्रिस्टलॉइड्स कोलाइड नहीं देते इस दौरान टू अवॉइड द डेल्यूशनल कोगुलोपैथी, और फिर डैमेज कंट्रोल सर्जरी करते हैं। ये जो CVP लाइन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मैं जल्दी गो थ्रू कर दूँगी कि CVP लाइन में क्या होता है, सेंट्रल वीनस लाइन के ये जो हम लगाते हैं सबसे पहले कहाँ पे लगाते हैं ये पता होना चाहिए, सबक्लेवियन या इंटरनल जुगुलर वेन्स के अंदर या फीमरल वेन के अंदर। कौन सी टेक्निक होती है, सेल्डिंगर टेक्निक, ज़्यादातर जो इंटरनल जुगुलर वेन में लगाते हैं। सबक्लेवियन वेन के अंदर फॉर एग्जांपल हम लगा रहे हैं तो हम पेशेंट को सीधा लेटा देंगे, उसके हेड को 15 डिग्रीज रख देंगे ताकि उसकी नेक वेन्स डिस्टेंड हो जाएं और एयर एम्बोलिज्म ना हो। उसके बाद स्किन को क्लीन करेंगे लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू, एरिया को वो जो सुन करेंगे, फिर एक नीडल डालेंगे, सिरिंज डालेंगे, उसमें सलाइन डालेंगे। अल्ट्रासाउंड जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो वैसे भी डाल सकते हैं अल्ट्रासाउंड के बगैर। फिर उसको जो नीडल है उसको हम जो है वो सुपर एक्सटर्नल नॉच की तरफ डायरेक्ट करेंगे,
फिर हम थोड़ा सा उसके अंदर से प्लंजर को खींचेंगे ताकि उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर आ जाए। जब हमें उसके अंदर ब्लड आता हुआ फील हो, इसका मतलब कि वो अच्छी जगह पे चला गया है, मतलब कि उस आर्टरी के अंदर घुस गया है। फिर हम गाइड वाइड डालेंगे, उससे हम फिर नीडल को निकाल लेंगे जो हमने पहले डाली हुई थी। डायलेटर डालेंगे, उसके बाद डायलेटर को रिमूव कर लेंगे, फिर कैथेटर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो स्किन को जो है वो उसके साथ कैथेटर को प्लेस कर देंगे, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देंगे, ड्रेस एरिया करेंगे, उस एरिया के ऊपर वो ड्रेसिंग अप्लाई कर देंगे। चेस्ट एक्सरे जो है वो लेंगे ताकि पता चल सके जो हमने सीवीपी लाइन पास की है उसकी पोजीशन ठीक है और न्यूमोथोरक्स तो नहीं डेवलप हो रहा। तो इस तरह से होता है ये प्रोसीजर। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जस्ट गो थ्रू कर दिया। ये हम उधर वार्ड्स में ही सीखेंगे ना जब जॉब के वक्त। अच्छा, इंटरनल जूगुलर वेन जो है इसका ये है कि इसके अंदर जब हम डालते हैं तो अबव द मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल पे डालते हैं, बिटवीन द टू हेड्स ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। इंडिकेशंस क्या है सीवीपी लाइन की, ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि कब हम सीवीपी लाइन डालते हैं। ऑब्वियसली जब दूसरी हमें लाइंस नहीं मिल रही, मतलब कि तो दूसरी लाइंस हैं पेरिफेरल लाइंस, वो हमें नहीं मिल रही, जैसे ओल्ड एज में लोगों को नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है ना बहुत रैपिडली आईवी फ्लूइड पास करना है। फिर या पेशेंट जो है वो हाइपोवोलीमिया के अंदर है, या टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि सीवीपी लाइन के थ्रू हम न्यूट्रिशन देते हैं। हीमोडायलिसिस करने के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करने के लिए कर सकते हैं और वेसोप्रेसर्स देने के लिए दे सकते हैं। सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है ये मीन वेनस प्रेशर होता है जो कि ब्लड का होता है थोरेसिक में नियर द हार्ट। इसका मतलब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ रिटर्न हो रहा है और हार्ट के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो अपना ब्लड जो है वो आर्टीरियल सिस्टम में जो है ना पम्प कर सके। नॉर्मल जो प्रेशर है वो आपने याद रखना है 4 to 12 होता है। और जो है ना कब ये रेज होगा, जब पल्मोनरी एडीमा होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, टेंशन, न्यूमोथोरक्स एंड हार्ट फेलियर होगा। ऑब्वियसली इन सब केसेस में क्या होगा, ब्लड पीछे की तरफ आएगा जो है इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, तो उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो हाइपोवोलीमिया सेप्टिक शॉक होते हैं उनके अंदर इनके जो प्रेशर होता है वो ड्रॉप होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ऑब्वियसली हम देखें गर्दन के थ्रू जो है ना अंदर की तरफ इंटरनल जुगुलर वेन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा उसकी वजह से लंग्स में प्लूरल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, न्यूमोथोरक्स हो सकता है, हम लंग्स को इंजर कर सकते हैं, वीनस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, फेमरल रूट में ज़्यादा कॉमन है। आर्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि कैन्युलेशन सही नहीं होती। इसके अलावा लोकल हीमाटोमा बन सकता है, हीमोथोरक्स हो सकती है। लिम्फेटिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, थोरेसिक डक्ट को हम इंजर कर सकते हैं विच कैन लीड टू काइलोथोरक्स। कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, राइट आर्टीरियल परफोरेशन हो सकती है जिसकी वजह से कार्डिक टेम्पोनाट हो जाएगा। एरिथमियाज हो सकते हैं जिसकी वजह से हम ईसीजी के थ्रू मॉनिटर करते हैं। सेप्सिस हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब इसके यूक्यूज जो रह गए थे वो हम देख लेते हैं जो मॉनिटरिंग ऑफ शॉक से रिलेटेड थे। ठीक है, तो इसका हाउ विल यू मॉनिटर दिस पेशेंट, तो वो आपने लिख देना है कि मिनिमम मॉनिटरिंग कितनी होती है, मॉडरेट जो होती है वो कितनी होती है, और सीवियर मॉनिटरिंग। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें बता देंगे कि हार्ट रेट है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मीन आर्टरी प्रेशर, इन आउटपुट, सेंट्रल वीनस प्रेशर, मिक्स्ड वीनस सैचुरेशंस, वो सारा कुछ। ठीक है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपने लिख देना है। उसके बाद 21 ईयर्स ओल्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें इमरजेंसी रूम में आया है सारा। तो डायनामिक फ्लूइड रिस्पॉन्स एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। इसमें ये होता है कि पल्स जो थी पेशेंट की पहले 120 थी, अब हो गई है कितनी 96, और बीपी उसका 90 था अब 105 हो गया। तो इम्प्रूवमेंट इन पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर शोज पेशेंट इज़ इन कॉम्पनसेटेड शॉक, मतलब वो कंपनसेशन कर रहा है। ठीक है, तो फ्लूइड रिस्पॉन्स जो है वो हीमोस्टेटिक है। उसके बाद क्या है, हाउ विल यू मॉनिटर द पेशेंट इन शॉक फॉर ऑर्गन सिस्टम परफ्यूजन, गिव 4 पॉइंट्स। तो वो हमने कर लिया किस तरह से मॉनिटर करना है। सो आपने देखना है इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गन फेलियर लंग्स पे, किडनी पे, क्लॉटिंग पे और कार्डिक पे क्या होता है।
पेशेंट्स शॉक में जो होते हैं उनकी हम कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, ये वाली चीज़ें होती हैं। मिनिमम में ईसीजी, पल्स ऑक्सीमेट्री, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, एडिशनल में सेंट्रल वीनस प्रेशर, इन्वेसिव कार्डियक आउटपुट, बेस एफिडेंस, सीरम लैक्टेट, ये बेले के हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं मॉनिटरिंग ऑफ शॉक की। डैमेज कंट्रोल सर्जरी में रेस्ट करते हैं हेमरेज को, सेप्सिस को कंट्रोल करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर इंजरी और नथिंग एल्स। So these were the important questions from this topic and these two. So this is all about this topic.